जी जगदीप जी। आभार, आपके दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। ये होता नहीं है अमूमन, जब भी हम चर्चा में जुटते हैं तो विरोधाभास वैसा दिखता नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से आपने भूमिका बांधी और इस याचिका को आपने दिलचस्प कहा, मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि मैं इसे विभत्स मानता। और क्या वजूहात है, हम जरा उससे पहले बात कर लें। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस देश को किस नाम से बुलाते हैं, अलबत्ता फर्क इससे पड़ेगा कि आप कैसा देश चाहते हैं। यहाँ आपने कहा कि कोई अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, तो मैं चाहूंगा जरा बराए मेहरबानी वो भी इस मेरी बात पर बाद में प्रत्युत्तर में बताएं, अपनी प्रतिक्रिया दें। दरअसल असम में पहले भाजपा के अशोक सिंघल, आप तो जानते हैं किस तरीके से असम में जो मुख्यमंत्री है वो कितना जहर उगलते रहे पूरे देश के अंदर, उन्होंने कैसे कैसे जहर उगला क्या आप जानते हैं। अब उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, वहां एक कार्यक्रम में उन्होंने जाकर ये कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मियां है कि ये वियां है, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर बीवी नागरत्न साहब की खंडपीठ में जब ये मामला गया तो उन्होंने अपने आदेश में ये कहा कि अगर किसी को मियां वियां कहना या पाकिस्तानी कह देना ये बुरा लगता है, लेकिन ये अपराध नहीं है। और अभी 2 दिन पहले राजस्थान की विधानसभा में रफीक खान विधायक है, जिनको चुनकर भेजा गया, वहां के लोगों ने भेजा, उनको भाजपा का एक विधायक गोपाल शर्मा पाकिस्तानी कहता है। ये परिस्थितियां इस देश की आज के इस दौर में एक सौहार्द है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो तमाम लोग जिन्होंने उसको चुना, विधायक बनाकर भेजा, क्या वो भी पाकिस्तानी है? और ये किस तरीके का देश हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोग कैसी कैसी सोच के साथ ये लोग जो है ये देश को आगे ले जाना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो फर्क इससे पड़ेगा आप देश कैसा चाहते हैं, आप उसे किस नाम से बुलाते हैं, ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नवरत्न गुप्ता जी ने आप पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस की ये नीति रही है विभाजन करो, फूट डालो और राज करो। जी जगदीप जी। विनोद जी, मैंने बड़े संयम के साथ इनको सुना है। हालांकि बड़ा मुश्किल था इतने जहरीले बयानों को और झूठे आक्षेपों को सुनना, पर यही इनसे अपेक्षित था। बराए मेहरबानी थोड़ा संयम ये भी रखें। पहली तो बात ये कि इनके वक्तव्य में कई मर्तबा कांग्रेस का नाम आया और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि निर्लज्जता के इस विश्व काल में आपने इस देश को किन परिस्थितियों में लाकर खड़ा किया है, मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए। आप हमें राष्ट्रवादिता सिखाएंगे जिनके वैचारिक पुरोधाओं ने इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को अपना मानने में 5 दशक से ज्यादा का समय ले लिया, जिन्होंने इस देश के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों पर सवाल उठाया, जिनके वैचारिक पुरोधा जब यह देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो वो अंग्रेजों की गोद में बैठे थे। मुखबरी तक के इल्जाम है उन लोगों के ऊपर। सिंध की असेंबली में मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठे लोग जब पाकिस्तान का मसौदा आता है तो विरोध तक नहीं करते। अब उंगली खड़ी होगी आपकी, पहले सुन लीजिए। अब किसी पर आरोप और कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। और दूसरी बात, मैंने जो उदाहरण दिया मैं पूछना चाहता हूँ, बात को जस्टिफाई करना चाहूंगा। इन्होंने जो बात बोली है उसी बात के ऊपर जवाब दूंगा कि गंगा की गोद में कौन बैठा? जवाहरलाल नेहरू में बैठे। जवाहरलाल नेहरू के चक्कर में देश का जो आज भी कश्मीर भारत का अंग था और रहे। वो लोग जो मुखबिर थे, वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों की चाकरी की, वो लोग जिन्होंने पूरी लाई। आप सोच नहीं सकते इन प्रति लोगों ने इस देश का क्या हाल कर दिया है। अभी इनकी एक महिला विधायिका है यूपी से, उन्होंने बयान दिया कि मुस्लिमों के लिए अस्पतालों में अलग से वार्ड बना दिया जाए, ये उनका बयान है। संभल के सीईओ और इस विधायिका में शायद एक होड़ मची है कि कौन ज्यादा नफरत उगल सकता है, कौन इस देश में कितनी नफरत उगलता है, उसी हिसाब से उसको सम्मान दिया जाता है, उसी हिसाब से दिए जाते हैं। जगदीप जी, आप पूछिए जाकर नहीं करना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री को बदला तो जा सकता है। कोई खामियां जो रही है, एक नया ट्रेंड चल रहा है, नाम बदलो, चौक चौराहों के नाम बदलो, इमारतों के नाम बदलो। किस डायरेक्शन में? पहले मैं जरा एक बात कर दूं, जो अधिवक्ता महोदय यहाँ बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में नाम इंडिया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन उन्हें ये भी समझना होगा कि जब आप अंग्रेजी में खत लिख रहे हैं तो वहां पर आप रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखेंगे तो वो ज्यादा भारत या हिंदुस्तान,
ये सवाल है ही नहीं। सुन लीजिए एक मिनट जरा, इसमें कोई कहीं पर दिक्कत है ही नहीं। भारत कहना हमारे लिए गर्व की बात है, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं जरा 3-4 बातें पूछना चाहूंगा और बराए मेहरबानी, अब अगर भाजपा के मेरे प्रवक्ता भाई उठकर भाग जाए तो मुझे दोष मत दीजिएगा। पहली तो बात, पहले आपके सवाल जरा दो ले लेता हूं। आर्टिकल 370 जिस अनुच्छेद की पहली ही धारा यह कहती हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर सवाल होना नहीं चाहिए। 371C में यह प्रावधान कांग्रेस ने ही रखा था कि संविधान सभा को विधानसभा की इक्विवेलेंट मानकर अमित शाह साहब ने बीच का रास्ता निकाला। 1D आपको यह अख्तियार देती है कि देश का राष्ट्रपति आदेश पारित करके समय अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकता है, जो आपने किया। दूसरी बात विनोद जी, आप ये कहें तो ठीक नहीं लगेगा, जब साल 2002 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने बेटियों के मामले में फैसला दे दिया, तो अब इसे यासिन मलिक के साथ जोड़कर देखना या किसी और बेटी के साथ जोड़कर बात सुनिए, हाई कोर्ट का इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। ये बात हाई कोर्ट की है, न्यायालय की बात है, इसमें कांग्रेस को कोई क्रेडिट नहीं जाता। आप ये नहीं विनोद जी, एक मिनट विनोद जी, आप दो बातों को एक साथ मत कहिए। या तो आप ये कहिए कि ये फैसला नहीं आया, कांग्रेस ने लिया या हाई कोर्ट ने लिया, वो छोड़ दीजिए। जिस धारा को केवल और केवल उसमें, मैंने पहले भी कहा कि वो खोखली हो चुकी धारा थी, जो एक तरह से पुल का काम कर रही थी जम्मू कश्मीर के साथ भारत का। आज यहाँ की जमीनों पर, यहाँ की नौकरियों पर अगर डाका पड़ा है, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन अब मुद्दे पे मैं आना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए, इस पर बाद में बात करेंगे। ये भाई साहब ये बताएं कि केस नंबर 176 क्या है? क्यों आपकी आरएसएस, जिसे अब आप सांस्कृतिक संगठन बता रहे हैं, उसके पेशानी पर लकीरें गहरी हो गई थी जब पूरे देश में किरकिरी हुई थी, जब आपने FIR 176 दर्ज कराई थी नागपुर में उन 3 लड़कों के खिलाफ, और आपने मदन मोहन मालवीय साहब का नाम लिया। विनोद जी जरा इनसे पूछिए, बलराज मधोक कौन था? आप ही की आरएसएस के तत्कालीन सर संघचालक, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वाजपेयी साहब, जिनका हम भी बड़ा सम्मान करते हैं, और नानाजी देशमुख, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल थे उनकी हत्या के लिए। पहले जरा होमवर्क कर लिया करें। जगदीप जी एक छोटा सा सवाल, जगदीप जी एक छोटा सा सवाल मेरा भी ले लीजिए। जगदीप जी, आप बाय प्रोफेशन आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं, एक छोटा सा सवाल, फिर पंडित नेहरू को क्यों प्यार जागा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गणतंत्र दिवस की परेड में क्यों बुलाया था? अगर वाकई में इतना संगठन, बता रहा हूँ ना, अब सुन लीजिए ना विनोद जी, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, दोनों हाथ बाकी वाले को छोड़ दूं, 5 मिनट दे दीजिए, सबका जवाब देता हूँ जी। बलराज मधोक alleged that Mr. Vajpayee and Nanaji Deshmukh are actually responsible for that merciless murder। तो बराए मेहरबानी पहले जरा ये स्पष्ट कर दे कि जब आप ही का इतना बड़ा नेता आप ही के लोगों पर आरोप लगा रहा है, तो आप कांग्रेस पे सवाल क्यों उठा रहे हैं? सन 1942 में क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबरी क्या वाजपेयी साहब ने नहीं की थी? उनका खत आज भी पब्लिक डोमेन में है, उसका क्या जवाब देंगे आप? रही बात नेहरू जी की, तो आप मुझे बराए मेहरबानी जरा ये बता दे, जो विनोद जी आपने सवाल पूछा, ये पंडित नेहरू जी का ये उनका बड़प्पन था। इतने बड़े जनमत, इतने बड़े बहुमत के बाद, सुनिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी काबीना में लिया जब गांधी जी की हत्या हुई। सुनिए, अभी उंगली बाद में खड़ा करिए, सुन लीजिए, पहले सुनने का मादा रखिए। पटेल साहब ने जब इसी आरएसएस किया, जब आपके माफी वीर सावरकर पर अभिनेत्री बिंबा ने आरोप लगाया, उनके PSO ने लगाया, उनके सचिव ने लगाया कि इन्होंने कहा था गोडसे को सफल होकर लौटना, तो जनाबे हाजरीन, जब आपकी आरएसएस को बैन किया गया था उसी पटेल साहब के साथ द्वारा, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, तब आपने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? और आप ये बताइए, अगर जो मैं मुखबरी का आपको बता रहा हूं, क्या ये स्थापित तथ्य नहीं है कि वाजपेयी साहब ने मुखबरी की थी 1942 आगरा में? अगर की थी तो आप मुझे जवाब दीजिए, आप दूसरों को राष्ट्रभक्ति कैसे सिखाते हैं? 52 सालों तक आपने मिश्रा जी को स्वीकार नहीं किया। हमारी सियासत, एक मिनट हो, असेंबली में क्या कर रहे थे? सिंध की असेंबली में आप क्या कर रहे थे ये भी बता जी। जी विनोद जी, मैं आपको वही बताना चाहूंगा। बड़े सम्मान के साथ बस कीजिए, अब मेरे सब्र का पैमाना छलक जाएगा। मैं आपका ये डिबेट छोड़ रहा हूं बड़े आदर के साथ। इस देश के पहले प्रधानमंत्री को ये कहना कि थूक कर चाटा,
और ये कहना आप बताइए 14 वोट किसके पक्ष में पड़े? जगदीप जी सारी बात छोड़िए, या तो आज आप राजनीति छोड़ दीजिए, मैं छोड़ दूंगा। ये संविधान उस समय का रिकॉर्ड बोलता है। हो गया। पहली तो बात, मुझे लगता नहीं कि ये प्रवक्ता है। अगर ये प्रवक्ता होते तो इतनी तहजीब इनमें जरूर होती कि इस देश के पहले जगदीप जी आप ही से एक बात पूछना चाहूंगा, विनोद जी आपके माध्यम से, वोट आपने जो शब्द बोले हैं ये वापस लीजिए। आपने ये जो शब्द बोले हैं ये वापस लीजिए, अन्यथा मैं विनोद जी शब्द वापसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। जगदीप जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा 14 वोट किसके पक्ष में पड़े थे? आप अपनी घटिया राजनीति से किसी भी बात को दबा नहीं सकते। देश के पहले प्रधानमंत्री वाले जवाहरलाल नेहरू अगर महात्मा गांधी को बोलते हैं अगर मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हिंदुस्तान में भी दोष। आप बोलिए ना दीदी जी, किसने कहा था? वो मोहनदास करमचंद गांधी जी की किताब में लिखा गया है। आप एक बात बताइए, आप मोहनदास करमचंद गांधी जी की किताब को पढ़िए, उसमें क्लियरली मैंडेट में लिखा हुआ है कि हाँ 14 वोट जो पड़े हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए पड़े थे। करने का सलीका है ना, आपको तहजीब है ना, आपको समझ है कि आप क्या बोल रहे हैं। विनोद जी मैं आपसे मुखातिब हूँ, मुझे इनसे बात नहीं करनी। चलिए मैं 3 चीजें पूछना चाहता हूँ जी। वाजपेयी साहब का मेरी नजरों में भी सम्मान है, क्योंकि अ बैड इज बेटर अमंग द वर्ल्ड। लेकिन 1942 में उन्होंने मुखबरी की थी, उनकी लिखे हुए खत जो है वो मैं आपके चैनल पर दिखाना चाहता हूँ। यू कुड सी इट राइट हियर। दूसरी बात, मैं अब जो सवाल पूछूंगा मुझे उनके जवाब दे दीजिए, मैं फालतू कुछ इनसे सुनना नहीं चाहता। ये हसन फरामोश लोग हैं। जब इस देश के अंदर इनका कहीं कोई राजनीतिक वजूद नहीं था, तब ये नेहरू जी थे जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बिना चुनाव जीते अपनी कबीना में शामिल किया। और सुनिए आज ये उनको क्या कह रहे हैं, थूक कर चाटा है। अब मैं बताता हूं ये झूठ कैसे बोलते हैं। पहली बात, ये इस देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि पटेल साहब प्रधानमंत्री बनते। यद्यपि जब चुनाव इस देश का पहला हुआ उस वक्त तक पटेल साहब इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुके थे। महात्मा गांधी जी ने अगर नेहरू जी को चुना, सुनते जाइए अब तक, उसके पीछे 2 वजूहात थी। एक उनके इंटरनेशनल मामलों की समझ, दूसरा उनकी उम्र। नेहरू जी 14 बरस छोटे थे पटेल साहब से। तीसरी यहाँ पर जो अक्सर झूठ बोला जाता है मैं वो बता दूं, जिस ये चुनाव की बात करते हैं कि नेहरू जी को कम वोट मिले, वो प्रदेश कांग्रेस इस देश की राष्ट्रीय स्तर की कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव था। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहाँ तो वोटिंग होती है, आपके यहाँ तो पर्ची पड़ती है। कभी आपका सरसंघ चालक चुनाव से आया? कभी कोई दलित आज तक सरसंघ चालक बना? अरे आपकी भाजपा में पिछले कितने सालों से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो तो आप रख नहीं सकते। वो भी पर्ची से प्रधानमंत्री चुनने वाली या इस देश के मुख्यमंत्री चुनने वाली पार्टी ये बता दे कि वो कांग्रेस पर क्या सवाल उठा रही है। पर मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। विनोद जी मेरा सीधा सवाल, पहला मैंने इनसे पूछा कि क्या माफी वीर सावरकर ने 5 मरतबा अंग्रेजों से माफी मांगी थी? क्या सिंध की असेंबली में जब पाकिस्तान को अलग देश बनाने का मसौदा पास हुआ आप उठकर बाहर गए थे? क्या आप मुस्लिम लीग के साथ सिंध और बंगाल में सरकारों में थे या नहीं? क्या आपने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था या नहीं? क्या नाथूराम गोडसे के बड़े भाई को सावरकर साहब ने अंग्रेजों की फौज में भर्ती करवाया था या नहीं? साहब ने आरएसएस को बैन करते वक्त ये कहा था कि ये इस देश के लोकतांत्रिक परिदृश्य को खत्म कर देगी, किया था कि नहीं? बैठे हैं, अपना हेडफोन ठीक करें। मैंने ये कहा कि भारत से, हिंदुस्तान से या इंडिया से किसी को कोई परहेज नहीं, लेकिन जब आप इस देश के पहले प्रधानमंत्री के प्रति ये कहेंगे कि थूक कर चाटा, तो विनोद जी मुझे बताइए क्या ये डिबेट है? मैंने केतकी सिंह का जिक्र किया जो इस देश में मुसलमानों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड की वकालत कर रही है। मैंने राजस्थान विधानसभा का जिक्र किया जहां एक चुने हुए विधायक को पाकिस्तानी कह रहा दूसरा विधायक, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मैंने वो आपको बताया, उस पर आपको बात करनी चाहिए थी। जो अधिवक्ता महोदय बैठे हैं उस पर तो बात आपने की नहीं। आप मुझे ये बताइए, नाम पर चर्चा क्या विषय है? आज विषय ये है कि इस देश को आप कैसे देखना चाहते हो, कैसा मुल्क चाहते हो आप? यही हिंदू मुसलमान करना है या आप चाहते हो एक ऐसा मुल्क जिसकी मिट्टी में सबका लहू लगा है, समान रूप से रहने का? ये सवाल था। माफी मांगने के लिए कहिए, अन्यथा मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने बात की है, अगेंस्ट दिस हु डजंट नो हाउ टू बी ए, चलिए नवरत्न जी सुन लीजिए ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। चलिए
जिनको इतनी तहजीब नहीं है। जिस प्रकार इन्होंने बात अभी इनको सुनने का मादा मैंने आपको बताया, देखिए दोबारा ये बीच में इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपको सलीका नहीं है बात करने का। मैं माननीय प्रधानमंत्री कह रहा हूँ आपसे मैं बता रहा हूँ, पर बात नहीं करोगे, महंगाई पर बात नहीं करोगे, गरीबी पर बात नहीं करोगे, पोषण पर बात नहीं करोगे। चलिए समय इजाजत नहीं दे रहा है। संजीव मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने डिबेट